अस्सलाम वालेकुम सर फादर लेकिन विथ वीडियो। और ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो हम आजकल डिस्कस करते रहते हैं अपने इर्द गिर्द में और सोचते हैं कि क्या हल निकलेगा पाकिस्तान का। और बार बार ये बात एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और कहते हैं यार मुल्क खत्म हो गया, मुल्क तबाही के रास्ते में। आज मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूँ इस चीज का कि क्या मसले मसाइल हैं, रूट कॉज क्या है। देखिए सुपरफिशियल लेवल पे तो हर दूसरे बंदे ने बात कर ली अब तक। हम सब ने देखा, लोगों ने पानी के ऊपर बात कर ली, बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर, सियासत के ऊपर और हमारे जो है तारीख के ऊपर भी बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला रूट कॉज क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जड़ है जिसकी वजह से इतने सारे मसले फैल चुके हैं और हम कहते हैं मुल्क ठीक नहीं हो सकता। हर दूसरे चौराहे पे ये सवालात होते होंगे और हर दूसरे दूसरे चौराहे पे मैंने खुद सुना है लोगों को ये बात करते हुए कि यार अब मुल्क नहीं बदल सकता, अब नहीं हो सकता कुछ भी नहीं, यार अब कोई हल नजर नहीं आता, ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे क्या मुल्क बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो उसकी जड़ क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। और आज की वीडियो में हम बहुत की स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ डेटा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी बंदा बात करता है वो दिल से बात करता है। मेरी कोशिश है मैं आपके सामने डेटा लाऊं, और डेटा होना चाहिए एविडेंस की बेस पे, जो जो हकायक आपके सामने वो लाजमी आने चाहिए। और हमने क्या क्या गलती की है ये भी आपके नजर में होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर जिसको हम देखते तो जरूर है, जिसको हम समझते तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस सेक्टर का ये है यहाँ कोई भी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। सेक्टर को ना फंडिंग दी जाती है, ना इसको फोकस किया जाता है, ना इसको जरूरी समझा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम इसको देख सकें, इस चीज को देख सकें कि इंशाल्लाह हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बदल सके ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो सके। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फिगर्स दिखाऊं आपको, जिससे आपको एक बेहतर तरीके का अंदाजा हो कि हमारे पास मुल्क में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या मसले मसाइल है। देखिए हर चीज की जड़ जाके एजुकेशन पे क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। एक चीज को समझे, हम अगर पीछे हैं हर दूसरे ममालिक से, बहुत सारे ममालिक ऐसे जिनके हालात बहुत बुरे थे कुछ वक्त पहले, लेकिन अगर हम आज उनको देखते हैं तो ममालिक बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ चीदा चीदा छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लिए जिन स्टेप्स की बिना पे वो आज इस लेवल पे खड़े हैं कि जब हम उनको देखते हैं हम कहते हैं यार ये कितना तबाहकुन मुल्क था और आज किस लेवल पे खड़ा है। अगर मैं बात करता हूँ महंगाई की, अगर मैं बात करता हूँ सियासी इख्तलाफात की, सियासी मसले मसाइल की, सियासी ग्राउंड के परेशानियों की और प्रॉब्लम्स की, अगर मैं बात करता हूँ हुकूमतों की, तो सारी चीजों का जड़ और सबब घूम फिर कर आता है एजुकेशन के साथ। हमारी आवाम में शऊर नहीं है। क्यों नहीं है शऊर? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। शऊर का क्या मतलब है? हम आज भी इतने सालों बाद, पाकिस्तान को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी हम इसी चीज पे लड़ते हैं कि वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो महाजिर है। क्यों? क्योंकि शऊर ही नहीं है। हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि सबसे ज्यादा अहमियत इंसान की होती है, ना उसके जबान की होती है। हमें यही सिखाया गया कि हमारी जबान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह आजकल के जो आपने देखा होगा जो नंबर प्लेट्स है, इस पे भी बहुत बड़ा लोगों ने एतराजात उठाए हैं। मैं समझता हूँ लोग अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे, मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एजुकेशन के साथ मुख्तस है और किसी चीज के साथ नहीं है। हम क्यों इस डिबेट में बार बार पड़ जाते हैं, क्यों इस बहस में बार बार पड़ जाते हैं कि ये सिंधी है, ये पठान है, ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये क्यों? हम क्यों नहीं समझते इस बात को कि सब लोग मुसलमान हैं, सब लोग इंसान हैं। इंसानियत की हमेशा हमें इंसानियत की इज्जत करनी चाहिए। इस बात से ऊपर उठ के उनकी इज्जत करनी चाहिए कि वो किस जबान से ताल्लुक रखते हैं, ये कहाँ से आएगा, ये भी जबान, ये जबान का ताल्लुक जो हमारे जहनों में डाला गया हमारे बड़ों की तरफ से, ये भी कहाँ से खत्म होगा? ये सिर्फ इस चीज से खत्म होगा जब हमारे अंदर शऊर होगा। और शऊर कहाँ से आएगा? घूम फिर कर एजुकेशन के साथ। तो आज बात करते हैं एजुकेशन की। यूनाइटेड नेशंस एक आलमी इदारा जो हमेशा एक बात कहता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को, तरक्की पजीराई मुल्क को, अगर किसी ने आगे बढ़ना है, अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं, आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने में, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि अपनी एजुकेशन को 4 to 6%, 4 से 6% किस चीज का? आपके बजट का आपको देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहता? हमारी जो इस वक्त की फंडिंग है वो देखा जाए 2 to 3% के बीच में फॉल करती है एजुकेशन की। टोटल बजट जो भी हमारा हर साल आता है वो 2% से 3%, कभी 2.5, कभी 2, कभी सब इस तरह ही लगाया जाता है। और यही वजह है कि हमारा एजुकेशन का सेक्टर बहुत पीछे रह जाता है।
ठीक है। अब हम इसको ये देखते हैं इसके अंदर सबसे बड़ा मसले मसाइल क्या है। मेरे पास इस वक्त 2023 का डेटा मौजूद है। उस 2023 के डेटा को अगर मैं देखूं तो कुछ डेटा विकिपीडिया से, कुछ डेटा हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट से, डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन वहां से मैंने ऑथेंटिक डेटा आप सबके लिए निकाला है। हमारा जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है जो दिखता है 2023 में, तो 60 to 61%। अब सवाल ये उठता है, सर 61% हमारा लिटरेसी रेट है तो मुल्क कहाँ पीछे है? मुल्क तो सर बहुत अच्छी जगह चल रहा है, आपको क्या हुई है? लेकिन लिटरेसी का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल। मैं हर चीज पे क्वेश्चन मार्क डालूंगा। उसका रीजन ये है कि हम सवाल उठाएंगे तो ही हम जाके जड़ में समझेंगे कि सब मसला है कहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस कहता है लिटरेसी का मतलब है हर वो बंदा जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है। पाकिस्तान में लिटरेसी का क्या मतलब है? वो बंदा जो अपना सिग्नेचर कर सकता हो, दस्तखत कर सकता हो, और चीजों को पढ़ सकता हो और समझ सकता हो, बस इससे ऊपर नहीं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। एक इंसान जो साइन कर सकता है, पेन का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी लिटरेसी रेट में शामिल होगा। एक इंसान जो पढ़ सकता है, हम पढ़ना कब सीखते हैं? 1 क्लास में एबीसी। अगर केजी में एबीसी सीखी तो 1 2 3 4 5 क्लास तक बच्चा खुद पढ़ना शुरू कर देता है। 4 5 भी बहुत ज्यादा बोल दी, मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास तक बच्चा खुद से सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करता है, और इवन तो कुछ जगहों पे लिखना भी शुरू कर देता है। तो अब सवाल ये है, ये जो 60 to 61% है, क्या ये फिगर्स बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये मिसलीडिंग फिगर्स है। अगर मैं बात करूं मिसलीडिंग फिगर्स की, मैं इसको क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि वो प्रोफिशिएंसी, वो एक्सपर्टीज, वो माहिराना तालीम जो सच में होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन में ये डेटा हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको रियलिटी से कंपेयर करूं तो ये 61% मेरी नजर में 20 to 25% मैक्सिमम जाके पहुंचेगा, जहां सही में तालीम याफ्ता लोग होते हैं। इस 60 to 61% को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इसमें से 68% मर्द जो हैं वो तालीम याफ्ता है, और खवातीन 53%। इस पे भी मैं बात करूंगा, खवातीन का कोटा पीछे क्यों रह जाता है हर बार, इस पे भी बात होगी बिल्कुल डिटेल के साथ। अगर हम बात करते हैं रीजन्स के हिसाब से, तो इस्लामाबाद में 88%, ऑब्वियसली लिटरेसी रेट इस्लामाबाद का बहुत ज्यादा हाई है। और अगर कराची और लाहौर की बात करें तो 77 से लेकर 85% तक के लोग जो है तालीम याफ्ता है। स्कूल एनरोलमेंट अगर पूरे पाकिस्तान में देखिए 67.6% है। प्राइमरी, सेकेंडरी में थोड़ी कम हुई, हायर एजुकेशन में 15% से भी ज्यादा रह जाती है। इसका मतलब यह है कि बच्चा प्राइमरी में तो जाता है स्कूल, सेकेंडरी में भी जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है अपनी हायर एजुकेशन क्लासेस के पास, तो वहां जाते जाते उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। सवाल, सर क्या इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों से बाहर हैं? बिल्कुल ऐसा ही है इसका मतलब। तो वो जो बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों से बाहर हैं, तो उसको देखना ये पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में स्कूल से बाहर हैं। इस बात की रिसर्च हमने करनी पड़ेगी, और इस बात की रिसर्च करके हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे मुल्क में काम नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब अगर हम देखें डेटा को तो 22.8 मिलियन 15 से 16 साल के बच्चे, अगर इनमें से देखा तो 22.8 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि स्कूलों से बाहर है। ड्रॉप आउट रेट क्या है? 20% ऑफ चिल्ड्रन, 20% बच्चों के जो 6 से 10 साल की उम्र के बीच में वो स्कूल में नहीं है। 46% बच्चे, सिर्फ 100 में से 46% बच्चे क्या करते हैं? अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और जब सेकेंडरी पे पहुंचते तो अल्टीमेट ये नंबर लो हो जाता है। और अगर हम बात करें खवातीन और मर्द की, तो ऑब्वियसली आपको पता है मर्द ज्यादा होंगी और खवातीन कम होंगी। पॉवर्टी रेट की बात करें, और हमारी एजुकेशन का गुर्बत के साथ डायरेक्टली लिंक बनता है यहां पर आके, कि लिटरेसी कम होने का बहुत बड़ा रीजन जो है वो हमारी गुर्बत भी है। इसको हम देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे ये रीजन बनता है, कैसे ये लिंक बनता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कैसे ये लिंक बनता है, कैसे रीजन बनता है। देखिए, अगर हम बात करें अर्बन, रूरल और रीजनल डिस्पैरिटी की, क्या मतलब कि हमारे ये जो डिफरेंसेस है वो शहरी हिसाब से कितने हैं, अर्बन और रीजनल हम देखें अगर रूरल हिसाब से कितने हैं, कि रूरल का मतलब गांवों के हिसाब से कितने हैं, तो फीमेल लिटरेसी रेट क्या होगा? 51% की इक्वल माना जाता है, इक्वल माना जाता है। और जो मेल लिटरेसी वो 69%। अर्बन के अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा है, 74%। इसका मतलब ये शहरी लोग ज्यादा पढ़ते हैं। और गांव के अंदर 51% लिटरेसी रेट है। फीमेल 29 पॉइंट्स है इस पे रूरल पे, और 14 है अर्बन में। अब इसका मतलब वही, दोबारा मैं उस बात पे ट्रेस करता हूँ कि ये लिटरेसी रेट जो इतने अच्छे दिख रहे हैं, जो कहा जाता है बहुत अच्छे हैं, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो सिर्फ साइन करना जानते हैं, और छोटा मोटा, छोटी मोटी इंग्लिश को, हल्के बुल्के अल्फाज को समझना समझते हैं। अगर उनको पता चलता है, अगर कुछ लिखा गया हो तो वो समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वो भी लिटरेसी रेट में काउंट आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रीजन क्या है ये लिटरेसी रेट कम होने का?
भाई वजह होगी ना कोई लिटरेसी रेट कम होने की, और क्या पाकिस्तान कभी नहीं बदल सकता? ये सवाल मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। तो अब देखें, पाकिस्तान बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये रूट कॉज, जड़ क्या है इसकी? एजुकेशन। लोगों को शऊर चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। आज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे यहाँ हर जगह डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। हर दूसरा बंदा कहता है अच्छा तरक्याती मसला है, तरक्याती प्रोजेक्ट लगाना बहुत अच्छी बात है, काटो और दरख्त काटो। वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे रहने लायक आबादी हो ही नहीं सकती। क्यों? 50 सेंटीग्रेड, 55, 60 लोग मर रहे हैं आज हीट वेव के नाम पे, और हीट वेव प्रोलॉन्ग है, बहुत ज्यादा हीट वेव है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हम है एग्रीकल्चरल कंट्री, हम हैं एग्रीकल्चर जमींदार, हमारी जो खेती बाड़ी होती है हम उससे कमाते हैं। तो जब हमारी वेदर ही प्रिडिक्टेबल नहीं होगी, मौसम का ही हाल नहीं पता होगा कि भाई कितने मौसम क्या रहने वाला है, तो क्या हम अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो बाहर क्या बेचेंगे, कमाएंगे कहाँ से? तो क्या ये पहिया घूमता नहीं जा रहा? गोल 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 इस स्पाइरल में हम फंसे हुए हैं। हम वो खरगोश बन चुके हैं जिसके आगे डंडी लगा के एक गाजर लटका दी जाती है, वो भागता रहता है इस चक्कर में कि ये गाजर एक दिन मुझे मिलेगी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बात बड़ी नेगेटिव है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें मैं फैक्ट्स की बेसिस पे कर रहा हूँ। अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें तो मैं कह सकता हूँ अगले 4, 5 या 10 साल के अंदर हम कुछ ना कुछ तब्दीली देख सकते हैं। वरना ये है कि सिस्टम इसी तरह चलता आ रहा था और इसी तरह चलता चला जाएगा। अब बात करते हैं वजह। भाई क्या है वजह जिसकी वजह से हमारे पास जो लिटरेसी रेट है वो कम है? सवालिया निशान। एक छोटा बच्चा एक घर में काम करता हूँ, मुझे आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे लोग देखे होंगे इर्द गिर्द में, जो आप कभी मैकेनिक के पास गए, कभी किसी दुकान पे कोई काम करने के, छोटा बच्चा बैठा हो वहां पे, 10 साल का, 12 साल का बच्चा। आप उससे एक सवाल लाजमी पूछते हैं, भाई सही से बना तो लोगे ना, ऐसे तो नहीं है खराब कर दोगे? तो कहता है अरे मैडम हम पिछले 5 साल से 10 साल से दुकान है, मैं ही काम करता हूँ, उस्ताद तो होते ही नहीं यहाँ पे, उस्ताद तो चला गया वह फला जगह काम करने गया, यहाँ गया, पीछे मैं बैठा हूँ। अरे हमने बहुत सारे बना, आप मुझे दे दो, आप 2 घंटे बाद उठा लो। आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखते हो उसकी आंखों में, लेकिन फिर भी आपका सवाल अपने दिल में यही होता है कि यार ये पता नहीं सही चीज करेगा नहीं करेगा। उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, उसको वो काम करना कहाँ से आया? ये सबसे बड़ा रीजन है किसका? एजुकेशन और लिटरेसी रेट कम होने का। वो बच्चा जो अपने घर से आता है उस काम को करने के लिए, वो अपनी कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करता है। क्या मतलब? उसको देखना पड़ता है कि क्या नुकसानात है स्कूल जाने के और क्या फायदे हैं काम पे जाने के। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल, छोटे से घर का बच्चा जहां 4, 5, 6 अफराद होंगे, बच्चे 5 से 6 होंगे, माँ बाप बूढ़े होंगे और वो बच्चा बेचारा मजबूर। वो कहता है अगर मैं इस वक्त तालीम हासिल करने जाऊंगा तो कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, घर कैसे चलेगा, माँ बाप की दवाइयां, सबसे बड़ा सवाल। तो मसला यहीं पे आ जाता है कि सबसे पहली चीज वो कहाँ जाता है? वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाता है। चाइल्ड लेबर हमारे पास सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर दूसरे स्टूडेंट को राइट है एजुकेशन का, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन तो हासिल कर ले, मसला ये है ना कि घर कौन पालेगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि घर कौन पालेगा? तो वो सवाल करते हैं अपने आप से वो बच्चे, और वो बच्चे घर से निकल पड़ते हैं कमाने के लिए। तो इसलिए सबसे बड़ा रीजन ये बनता है एजुकेशन कम होने का कि आपके पास चाइल्ड लेबर है, क्योंकि गुर्बत, मुल्क बहुत बदहाली का शिकार है। तो कमाने नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? सबसे दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं कि लो स्पेंडिंग है और मिसमैनेजमेंट है। लो स्पेंडिंग का क्या मतलब है? हमारा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, 1.3 से 2.4% स्पेंडिंग है किस चीज की? हम अखराजात है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन पे बजट ही कम लगाया जाता है, और यूनाइटेड नेशंस कहता है 4 से 6% के दरमियान होगा एजुकेशन पे, तो ही मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बात, फंड्स मिसयूज। फंड्स मिसयूज का क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा रीजन जो हमारे पास है। अगर मैं बात करूं स्पेशली सिंध की, तो सिंध में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स आपको अटेंडेंस डायरी पे तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप जाएंगे सच में तो आपको कोई टीचर वहां अवेलेबल नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि गोस्ट मुलाजमीन, गोस्ट एम्प्लॉयज। हर बंदा हमारे यहाँ पे सिर्फ इस सोच के साथ है कि मुझे क्या फायदा होगा, मैं अपने बराबर वाले का बाद में सोचूंगा अगर वक्त मिला तो, लेकिन पहले मेरी बात। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो वहाँ गोश्त मुलाजमीन बहुत ज्यादा हो गए हैं। गोश्त मुलाजमीन का मतलब ये वो लोग जो स्कूल जाते ही नहीं है। बीइंग अ टीचर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें जाना है स्कूल और पढ़ाना है बच्चों को, एक मुस्तकबिल का सवाल है हमारे ऊपर। लेकिन वो मुलाजिम है जिनका नाम तो डायरियों पे लिखा होता है अक्सर और बेशतर, लेकिन वो जाते ही नहीं है स्कूल। ठीक है।
अब मसला ये है, इतने साल जब वो इतने महीने सैलरी लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा बजट का हिस्सा उनके ऊपर लग जाता है। जब टीम जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, टीम उनको डिसमिस करती है उस दिन से जिस दिन से पता चलता है कि वो गोस्ट मुलाजमिन है, मतलब वो स्कूल आते ही नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम हमारा वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको खुद, जिन्होंने तालीम मैट्रिक के बाद हासिल नहीं की होती, लेकिन वो 8 और 9 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं जहां बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारा कि हम चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखते हायरिंग के दरमियान। इसके लिए हमने एक मॉनिटरिंग टीम बनाई थी। ऑब्वियसली हर स्कूल्स के ऊपर एक मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन टीम होती है जो कि जा जाके स्कूल्स में चेक करती है, मयार देखती है टाइम का, काम का। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम भी ठंडे पड़ जाते हैं जब तक कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से ना आए। थर्ड रीजन क्या बनता है, कल्चरल नॉर्म, जेंडर बायस, सबसे बड़ा मसला। हम तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन औरतों को तालीम हासिल नहीं करने देंगे। शायद एक पुरानी सोच कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। अब मैं अगर पुराने दौर की बात करूं, कुछ अरसा पहले जो इस्लाम से पहले जाहिलियत का दौर था, वो क्या था, वो यही तो दौर था कि बच्ची पैदा हुई उसको दफना दिया जाता था। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि औरत को घर से निकलने की इजाजत बहुत सारे गांव देहातों में नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे यहाँ मार्च होती है, फेमिनिस्ट मार्च हो, कोई भी मार्च हो, माशरे से वहां वो खवातीन पार्टिसिपेट करती हैं जिनको इजाजत मिलती है प्रोटेस्ट करने की। वहां आपको कोई घर की मुलाजमा नहीं मिलेगी, घर की कोई मेड नहीं मिलेगी जो घर के काम भी करती है और सारी सैलरी कमाने के बाद अपने शौहर को घर जाके सैलरी देती है, और फिर भी वो उसको उस बात पे मारता है कि उसका सालन के अंदर थोड़ा सा नमक तेज था। वो खातून आपको वहां नहीं मिलेगी। जिनको आजादी मिली हुई है वो मजीद आजादी की डिमांड करते हैं, लेकिन उस गांव देहात में जो बच्ची पढ़ना चाहती है उसकी आवाज कोई नहीं बनता। आज भी बहुत सारे गांव देहात हैं जहाँ पे खवातीन को बाहर नहीं भेजा जाता क्योंकि समझा जाता है अगर उसको तालीम आई तो ये जबान लड़ाना शुरू कर देगी और औरत हमारे हमेशा हमारे सबऑर्डिनेट होने चाहिए, हमारे नीचे रहनी चाहिए। मैं इस डिबेट में नहीं पड़ता कि औरत नीचे रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस्लाम की इस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है। आपने बचपन में सुना होगा। तो जब इस्लाम ने कह दिया तो मुसलमान होते हुए इस्लाम की बात कैसे नहीं मान सकते, सबसे बड़ा सवाल। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट बना हुआ किस चीज का, हमारे लिए जहन में ये है कि जो खवातीन है अगर वो पढ़ेंगी तो पढ़ने के बाद वो अपने हुकूक मांगेंगी, हुकूक मांगने के बाद क्या करेंगी, जॉब करेंगी। जॉब करने के बाद क्या होगा, उनका एक करियर पाथ देखा जाएगा। करियर पाथ का मतलब है कि वो अपनी नौकरी के बारे में, अपने पैसों के बारे में, स्टेटस के बारे में देखना शुरू कर देंगी। ये रीजन है कि सबसे ज्यादा बहुत सारे गांव देहातों में अक्सर और बेशतर खवातीन को जॉब पे ही नहीं भेजा जाता इसी डर से। और जैसी उनकी एक एज होती है उनकी शादी करा दी जाती है क्योंकि वो जिम्मेदारी समझी जाती है। और बड़ी माजरत के साथ बहुत सारी जगहों पे तो एक बोझ। आपकी बहन, आपकी बेटी, हमारी बहन, हमारी बेटी, शायद इस तरह हम कभी भी इस तरह नहीं सोचते जो शऊर वाले लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उन लोगों में है जहां शऊर कम है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज से रोकते हैं। इस पे मुझे एक वाकया याद आता है सर सैयद अहमद खान का। जब हमारे पास 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो मुसलमानों ने भी ये कह दिया था हम अंग्रेजों की तालीम हासिल नहीं करेंगे, अंग्रेजी जबान नहीं सीखेंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि देखो, जबान सीखोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, तभी मुकाबला कर सकते हो हिंदुओं का उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे भी मसला यही बनता है कि आज के जमाने में अगर सीखेंगे तभी आज के जमाने में लोगों से मुकाबला हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इस जमाने में सर्वाइव करना। फिर इसके बाद इंसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर क्वालिटी है। क्वालिटी किस चीज की पुअर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास सीट्स नहीं है, आपके पास स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। अगर गांव देहातों में देखें, बिजली का बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर, टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है आपके पास। और आपके पास बैठने के लिए, पानी के लिए डिफरेंट छोटी मोटी सहूलियात जो शायद होनी चाहिए वो नहीं है। और अगर आपको टीचर बहुत अच्छा भी मिल जाता है तो एक चीज है, अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स में काम किया तो आपने देखा होगा, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी के नाम से एक चीज हमारे पास आती है प्राइवेट स्कूल्स में। कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, उनको अपग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड्स कि भाई जिंदगी में, जमाने में क्या चल रहा है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा वो तरीका जो गवर्नमेंट साइड पे देखा जाए वो क्या होता है, वो पुराना ही तरीका चलता आ रहा है। बच्चा काम ना करे बाहर निकाल दो, डंडे से मारना, पुराने मेथड्स पे बात हो रही है। आज भी अगर हम कंप्यूटर की बुक उठा के देख लेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर की बुक के अंदर फ्लॉपी डिस्क का जिक्र लाजमी होगा। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी चीज जो एक जमाना पहले बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी बच्चा फ्लॉपी डिस्क पढ़ता है, रटता है और ऐसे ही लिख कर आता है।
इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है इसके अंदर वो क्या है, आउटडेटेड करिकुलम। आउटडेटेड करिकुलम का मतलब ये है हमारा जो करिकुलम है, जो लिखाई है, जो हमारा सिलेबस है, वो आउटडेट हो चुका है। जैसे मैंने अभी फ्लॉपी डिस्क की एग्जांपल ली। फ्लॉपी डिस्क क्या मतलब, आज के दौर में फ्लॉपी डिस्क नहीं बनानी चाहिए। अगर आज के दौर की बात करूं तो स्टारलिंक, इलॉन मस्क एक ऐसी डिवाइस इजाद कर रहा है जो सैटेलाइट के थ्रू आपके जो सिग्नल्स कैच करे, 100 GB/s की स्पीड दे आपको इंटरनेट की, वायरलेस इंटरनेट हो। लेकिन हम अगर अपने बच्चों को आज भी फ्लॉपी डिस्क की मिसाल देते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है हमारी चीजें अपग्रेड नहीं होती। और इसको सीखने का बहुत ईजी तरीका, हम किसी भी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल के इदारे के साथ बैठ जाए और जाके चीजों को मैच करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक पुअर कंट्री माना जाता है, गरीब ममालिक में आता है, स्ट्रगलिंग कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हर दूसरे स्टूडेंट को तालीम देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लासरूम्स की भी कैपेसिटी है, टीचर्स की भी कैपेसिटी है। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या मतलब, हमारे यहाँ बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा हड़ताल होती है, बहुत सारी जगहों पे मसले मसाइल होते हैं, हड़ताल, उसके बाद गवर्नमेंट्स का आना जाना, फिर इलेक्शंस, फिर ये बदहाली की जो सूरत हाल है ना, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। फिर इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है ना, बार बार रैपिडली चेंज होती है, और जो हर गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद क्या होता है, हमारा जो लाए अमल है वो बदल जाता है। 4 साल एक ट्रैक पे चले, फिर 4-5 साल दूसरे ट्रैक पे, फिर 4-5 साल तीसरे ट्रैक पे, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात देखें, यूएस की बात देखें, जो बाइडन से वो शायद अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कुछ ही अलग हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे यहाँ एक दूसरे की सोच से मुख्तलिफ लोग बैठे हैं। एक बंदा आके पॉलिसी बनाता है और दूसरा बंदा आके पॉलिसी को रिजेक्ट कर देता है। और अक्सर और बेशतर जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें एक चीज लाजमी देखी जाती है, क्या ये काम मेरे दौर में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर ये काम मेरे दौर में मुकम्मल हो सकता है 4 या 5 साल में, तो इस काम को करो, वरना इस काम को छोड़ दो। कोई भी स्ट्रक्चरल रूट कॉज की बात नहीं करता, सब लोग बात करते किसकी, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल की। ठीक है। वाई दिस मैटर्स, सबसे बड़ा सवाल ये मैटर क्यों करता है कि एजुकेशन कम है, इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा था अगर खवातीन 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग जाए आपकी इकोनॉमी में, तो आपकी इकोनॉमी, आपका जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, और हमारे पास जितनी भी एजुकेशन है वो रोट लर्निंग की बेसिस पे। बच्चे को कहा जाता है ये याद कर लो, बच्चा घर जाता है 4 बार 5 बार 6 बार रट्टा लगाता है और उसको याद करके नेक्स्ट डे वही एज इट इज एग्जाम में लिखता है। इसकी मिसाल ये है कि टीचर्स आज भी यही कहते हैं बहुत सारे इदारों में, बेटा वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। अगर हेडिंग भी बदली आपकी, आपका वर्ड सेम नहीं, और जो बुक में डेफिनेशन है वो नहीं, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों हमने ऐसा सिस्टम बनाया होगा। ठीक है। और तालीम कम होगी तो नौकरियां नहीं होंगी, और नौकरियां कम होंगी तो क्या होगा, हम क्राइम की तरफ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। क्राइम की तरफ जाने का मतलब यही है कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, हम उनकी जेब से चुराना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। और इसमें सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आता है अब तक, वो पॉलिसीज का है। गवर्नमेंट की अपनी कुछ न कुछ अटेंशन चाहिए सेक्टर की तरफ। अगर यहाँ पे फंडिंग बढ़ गई और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस आ गया, तो हमारी आने वाली 10 नस्लें जो 5-10 साल बाद जो मार्केट में आएंगी, कभी भी ये गिला नहीं करेंगी जॉब नहीं है, कभी भी ये नहीं कहेंगे यार ये सियासी पार्टी अच्छी है, ये सियासी पार्टी बुरी है, कभी भी ये नहीं कहेंगे ये फैसिलिटी नहीं है, मुल्क बेकार है। हमारे लोग अब ये प्रेफर करते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, बजाय इसके कि इस जड़ को ठीक करें या कुछ पॉलिसीज ऐसी अपनाएं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप हुकूमत का पार्ट हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप अपने यूट्यूब चैनल पे बता सकते हैं। फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में किसी बंदे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी बच्चे को जो मैकेनिक के यहाँ काम करता है उसको सुबह में कहे भले आप काम करो, शाम में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो किसी न किसी इंसान का घर बदल सकता है। हमें सिर्फ अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ तब्दीली लानी है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, हुकूमत अपना पार्ट प्ले करती है नहीं करती, ये एक अलग सवाल है, लेकिन क्या हम अपना पार्ट इस सोसाइटी में प्ले करते हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी उठा के हुकूमत पर डाल दें और कहें नहीं हुकूमत का ये मसला है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इस चीज को पॉजिटिव लीजिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगे इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात है जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं तो ऐड कीजिएगा। मेरे साथ इन वीडियोस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियोस का आपको शौक है या आप बनाते रहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज एवरीवन।